अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्हे जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। तो चलें जी आगे देखते हैं कि नावल किस साइड पे जाता है। गुड़िया, तेरी पढ़ाई कितनी रह गई है। लाला, अभी तो पूरा 1 साल पड़ा है मेरी एफएससी पूरी होने में। चलो अल्लाह खैर करे, ये साल पूरा हो जाए तो बस फिर तुम आराम से घर पर रहना। तुम आगे पढ़ाई के बारे में अब्बा साईं से नहीं कहोगी। खुरम को शहर में जाकर महानूर का पढ़ाई करना पसंद नहीं था। ऐसे जुमले खुरम हर बार अपनी बहन को कहता, मगर लाला मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंजीनियर बनना है। महानूर ने मुंह के जाविये बदलते हुए नजरें झुकाकर अपने भाई से दिल की बात कही। कोई ज़रूरत नहीं है इंजीनियर बनने की। सुकून से घर में रहकर घरदारी सीखो, जो औरतों के काम होते हैं। ये फजूल के पढ़ाइयों वाले चौंचले मेरी समझ में नहीं आते। तुम औरतों को क्या करना होता है, पढ़ाई करके मर्दों को तो चलो पढ़ लिख कर नौकरियां करनी होती हैं। और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, मगर जब भी वो पढ़ाई पर जिद करती तो खुरम का लहजा सख्त हो जाता। महानूर जो बड़े मज़े से बैठी हुई अपने बागात से आए हुए अमरूदों के साथ इंसाफ कर रही थी, खुरम की बात पर उसके गले में आंसू अटकने लगे थे। आंसुओं से भरी हुई नम आंखों से बिना जवाब दिए वहां से उठकर जा रही थी। तुझे कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा कर। ये मेरी धी है, इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके फैसले तुझे लेने का हक किसने दिया। चौधरी साहब घर के अंदर दाखिल होते ही अपनी बेटी की नम आंखों को देखकर आग भगोला होकर बोले, इधर आ, तू रो कर कहाँ जा रही है। मेरे होते हुए तुझे पढ़ना है ना, जी भर के पढ़। इस खोते के कहने से क्या होता है। खुद तो इसने कोई खास पढ़ाई की नहीं, और जो मेरी बेटी पढ़ के मेरा नाम रोशन करना चाहती है उस पर भी खोते दे पुत्र नू एतराज़ है। अब्बा साईं बस किया करे, हर वक्त खोता खोता कहकर अब तो मैं साईं भी करने लगता हूँ ना। अब्बा साईं बस किया करे, हर वक्त खोता खोता कहकर अब तो मैं कहीं साइन भी करने लगता हूँ ना। तो चौधरी खुरम की बजाय मेरा दिल करता है मैं लिख दूँ कि मैं खोता हूँ। खुरम ने गुस्से से लाल पीले होते हुए जवाब दिया, मेरे साथ ज़्यादा जबान मत लड़ाया कर, तू अपनी हरकतें सुधार ले, मैं तुझे खोता कहना छोड़ दूंगा। चौधरी अपनी बेटी के कांधे पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से उसे अपने साथ चारपाई पर बिठाते हुए खुरम की तरफ देखकर उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, अब मैंने क्या करतूत की है, सिर्फ अपनी बहन को आगे पढ़ाई करने से मना कर दिया तो ऐसा कौन सा जुर्म हो गया मुझसे जो मुझको इतनी बातें सुना रहे हैं। मेरी धी है, मैं खुद फैसले ले सकता हूँ, तू मना करने वाला कौन होता है। चौधरी साहब की अब भी टोन वही थी, तो क्या ये मेरी बहन नहीं है। मैं इसके बारे में ना बात कर सकता हूँ ना फैसला ले सकता हूँ। पहले खुद किसी काबिल बन, इसके बाद बहन के फैसले ले लेना। पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी थी खुरम, तेरा दुश्मन नहीं हूँ मैं, सज्जन भी कोई नहीं है आप मेरे। अपने बाप की जानब देखकर खुरम ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, ज़्यादा मेरे साथ जबान न लड़ा और दफ़ा हो जा कर ब्याह धी को ले आ। बिया धी को ले आ। मैं क्यों लेने जाऊं, आप खुद ही लेने जाओ, मैं तो उसको भेजना ही नहीं चाहता था। बिया खुरम के बचपन की मंग थी, जो उसके मरूम चचा की इकलौती औलाद थी। बिया की माँ पैदा करते ही दुनिया से गुजर गई थी और बिया 6 साल की थी तो इसके बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद वो अपने ताया के पास ही परवरिश पाती रही। मैट्रिक की पढ़ाई बिया ने स्कूल गांव के स्कूल में ही मुकम्मल की। बिया को खुद भी आगे पढ़ने का शौक नहीं था, ऊपर से खुरम भी नहीं चाहता था कि उसकी मांग शहर में जाकर पढ़ाई करे। इस तरह बिया मैट्रिक के बाद अपनी ताई के घर के साथ घर के काम में हाथ बटा दिया करती थी। खुरम और बिया का 10 साल का ही डिफरेंट था, मगर आखिरी सांसों में खुरम के चचा ने बिया को खुरम के साथ मनसूब कर दिया। खुरम अपने चचा से बहुत प्यार करता था, इसलिए इनकार नहीं कर सका। इस तरह बिया और खुरम का रिश्ता तय हो गया। खुरम गुस्से का बहुत तेज था, इसलिए अभी तक बिया और खुरम की रुखसती नहीं की थी। चौधरी साहब का कहना था कि उसकी भतीजी मासूम है और ये खर दिमाग, ये थोड़ा समझदार हो जाए उसके बाद रुखसती की जाएगी। बिया अब 18 साल की हो गई थी और खुरम इस वक्त 2.5 साल का। अब चौधरी साहब खुरम को बार बार सख्ती से सुधरने का इसलिए कहते थे ताकि वो अपनी भतीजी को रुखसत करके अपने मरहूम भाई की रूह को तस्कीन पहुंचा सके। बिया और मानूर हमें थी तो इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती, या यूं कहें कि दोनों सगी बहनों की तरह ही रहती थी। जब बातें करना शुरू होती थी इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। वैसे तो अपने बाप की डेथ के बाद बिया हमेशा यहीं पर ही रही, मगर महीने में कभी एक आधे दिन के लिए वो अपने ननिहाल जाने की जिद करती तो चौधरी का भी उसका मुंह नहीं
تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، مگر خرم کو ہمیشہ اعتراض ہوتا، ہر بار اس کے اعتراض کو رد کر کے چودھری صاحب بھیج تو دیتے، جس کا خمیازہ ہمیشہ بھیا کو خرم کی قہر برساتی ہوئی آنکھیں اور زہر اگلتی زبان سے بھگتنا پڑتا۔ ہر بار تیرا یہی سیاپا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے نان کے چلی جاتی ہے تو اس میں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بچی ہماری ہر بات پر سر جھکا کر احترام کرتی ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے اپنے ماموں کے پاس جا کر تو مہینے میں ایک آدھی بار جانے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہر بار یہ تو جو سیاپے ڈالتا ہے خرم، میں تیری اس عادت سے بڑا تانگ آ گیا ہوں۔ ابا سائیں، آپ کو میری کوئی ایک بات بھی چنگی لگتی ہے؟ غصے سے اپنی شال کو کندھے پر پٹکتے ہوئے بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چودھری صاحب اسی رویے سے تانگ تھے، قہر آلود نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے چپ ہو گئے۔ شاہ زیب، پلیز اب مجھے اٹھنے دیں۔ شاہ زیب اپنے پٹھانوں والے خوبصورت انداز سے اپنی اس حسین رات کو یادگار انداز سے سرشار کر چکا تھا۔ اب صبح کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اپنی باہوں کے دائرے میں کسے ہوئے ہما کو اپنے قریب کیے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی ڈاکٹر صاحب کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ ہما کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی۔ اٹھ کر کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا ولیمہ رات کو ہے۔ باہوں کے دائرے کو اور بھی تنگ کرتے ہوئے سر اٹھا کر ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا، تو کیا آپ رات تک مجھے اپنی قید سے رہا نہیں کریں گے؟ شہزیب کی ساری رات کی خوبصورت قربت کی چمک اس کے شرمائے ہوئے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پوری زندگی میری پناہوں سے رہائی ملنا ناممکن ہوگا۔ آپ کی شدید محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو آپ کے ہر ایک لمحے پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ کروٹ لیٹ کر اس کے اوپر آ گیا، لبوں کے لمس اس کے پورے چہرے پر محبت سے بکھیر رہا تھا، جیسے صبح کی گڈ مارننگ کہہ رہا ہو۔ یہ رات جتنی خوبصورت تھی، صبح سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کی باہوں میں ہما خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس نے جسے چاہا اسے پا لیا۔ من چاہے شوہر کی باہوں میں قربت کے لمحات کتنے حسین ہوتے ہیں، یہ کوئی آج ہما سے پوچھتا۔ پلیز مجھے اٹھ کر فریش ہونے دیں۔ لبوں پر ہلکی سی اسمائل، جس پر شرم و حیا کی لالی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہائے آپ کا آنا، یوں شرمانا، مہندی لگا کے دل دھڑکانا، پیار آ گیا رے، پیار آ گیا۔ واہ جی واہ، ڈاکٹر صاحب آپ کو سانگ بھی آتے ہیں؟ شاہزیب کے سانگ کے دو بول صبح صبح یوں گنگنانے پر ہما کو حیرانگی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو سانگ بھی آتے ہوں گے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی سانگ سنے بھی ہوں گے۔ پتہ نہیں جی، تمہارے اس حسن نے میرے اندر کون کون سی فنکشن آن کر دی ہیں، ابھی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آہستہ آہستہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، اور مجھے خود بھی اپنی ان نئے فنکشنز کے بارے میں ابھی معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھ کر مارننگ کو پوری طرح سے فریش کرنے کے موڈ میں تھا۔ پنکھڑیوں کو قید کیے ہوئے صبح صبح گلاب کے پھولوں سے شبنم کے قطروں کو اپنے اندر انڈیلتے ہوئے مسرور ہوتے ہوئے بہکتا جا رہا تھا۔ رات کو تو پوری طرح سے اس کے خوبصورت وجود کی رعنائیوں کو لوٹ کے اس کے پورے وجود پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کر چکا تھا۔ صبح صبح اس کا نیچرل حسن اسے پھر سے بہکا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی سانسوں کو اس کو تنگ کر گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، رات کو لیٹ سونے پر میرب اور رومان شاہ کی صبح آنکھ دروازے کی ٹھک ٹھک کی آتی آواز سے کھلی۔ میرب سے پہلے رومان شاہ بنا چپلیں پہنے 2 ہی قدم میں دروازے تک کا سفر طے کر کے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے دل نے یہ بلنک کیا تھا کہ اس کی امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دروازہ کھٹکانے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے، ورنہ رومان شاہ کے روم کا اس طرح دروازہ کھٹکھٹانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ رومان شاہ کے پیچھے چپل پہن کر فوراً سے میرب بھی آن کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پہ تکیہ تھی، جس نے آ کر بتایا امی جان کے سینے میں بہت درد اٹھ رہا ہے۔ تکیہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ کے اندر ہی تھے۔ رومان شاہ جس حالت میں کھڑا تھا، بنا جوتے پہنے سیڑھیوں کو پھلانگتا ہوا نیچے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تکیہ اور میرب بھی تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ امی جان کمرے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تکیے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا زرد رنگ اس بات کی دلیل تھا کہ جو بھی تکلیف تھی امی جان کی برداشت سے باہر تھی۔ ایک نظر رومان شاہ کی جانب اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں تکلیف کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ رومان شاہ کا دل تڑپ گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب، میرا فون لے کر آؤ، گھبراہٹ سے چلاتے ہوئے بولا۔ میرب سے پہلے تکیہ بھاگ کر رومان شاہ کا فون لینے چلی گئی۔ رومان شاہ شہزیب کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا کہ اس کی ویڈنگ کا سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کرتے ہوئے امی جان کے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بھی گھر میں کوئی بھی ہاسپٹل سے ریلیٹیو پرابلم ہوتی تو رومان شاہ ہمیشہ شہزیب کو فون کرتا۔ باقی کے معاملات سب شہزیب ہینڈل کر لیتا، مگر آج اس کا ولیمہ تھا تو رومان شاہ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اسے ڈسٹرب کرے۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کے بعد اپنی امی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ہوئے میرب اور ذکیہ کو ہمراہ لیا ہاسپٹل کی جانب گاڑی کو بھگاتا لے جا رہا تھا، کیونکہ امی جان کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو جائیں پلیز،
مجھے تیار نہیں ہونا کوئی زبردستی ہے، آفس نہیں جانا؟ نہیں، مگر کیوں؟ اپنی گود میں سر رکھے ہوئے احمد کو دیکھ مہک نے حیرانی سے پوچھا، تمہارا یہ بدلا ہوا خوبصورت رویہ مجھے خواب کی مانند لگ رہا ہے، اور ڈرتا ہوں کہیں یہ میرا خواب ٹوٹ نہ جائے، اس لیے ان خوبصورت لمحوں کو میں کام کی نظر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آفس سے چھٹی لے لی ہے، پیکنگ کرو، ہم اپنے فرسٹ ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں۔ ہمارے فی الحال میری اتنی ہی گنجائش نہیں ہے کہ تمہیں پاکستان سے باہر لے جا سکوں، بہت محنت کروں گا، تمہارے ہر خواب کو میں مکمل کر دوں گا۔ ہم اپنے سیکنڈ ہنی مون کے لیے پاکستان سے باہر جائیں گے۔ احمد جانتا تھا کہ میں کو کنٹری سے باہر گھومنے کا بہت شوق ہے۔ فی الحال احمد کے حالات اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کنٹری سے باہر لے جا سکے۔ احمد، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، آئندہ مت بولیے گا۔ آپ مجھے اپنی محبت سے گھر کے اندر بھی گھمائیں گے تو میرے لیے یہ جنت ہوگا۔ جب آپ نے مہک کی ہر خوبی اور خامی کے ساتھ قبول کیا ہے تو وہ مہک بہت پیچھے رہ گئی جو پیسے پر مرتی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے آپ کے جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا جس کے میں بالکل قابل نہیں تھی۔ ہماری حیثیت کے مطابق جہاں بھی مجھے لے کر چلیں گے، میرے لیے جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہوگی، جہاں پر آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ گود میں لیٹے ہوئے احمد کے چہرے کی دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، مہک ہمیشہ یوں ہی رہنا، کبھی بدلنا مت۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، کبھی نہیں بدلوں گی، آپ بھی کبھی مت بدلنا۔ مہک ایک اچھی لڑکی ہے، یہ تو صرف مجھے آپ کی نظروں میں دیکھ کر پتہ چلا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جب بھی آپ کی نظروں سے گروں گی تو مر جاؤں گی، پلیز آپ بھی کبھی مت بدلیے گا۔ احمد نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے فون پر بجتی ہوئی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہک نے ہاتھ بڑھا کر احمد کا فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جس پر رومان شاہ کی کال آ رہی تھی۔ کسی کی سچی محبت اگر آپ کے دل کے زخموں پر مرہم لگاتے تو سچ میں انسان کے جتنے بھی پرانے گہرے زخم ہوں وہ بھر جاتے ہیں۔ یہ بات آج مہک کو دیکھ کر کہی جا سکتی تھی، کیونکہ آج پہلی بار رومان شاہ کا نمبر دیکھ کر اس کے دل نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم رومان شاہ، کیسے ہو؟ صبح صبح ہمیں اپنے یار کی یاد آ گئی، کیا بات ہے؟ آج بھابھی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ان کی یہ ٹانگ کھینچنے والی عادت جو ان کی دوستی کو خوبصورت بناتی تھی، جب بھی ایک دوسرے سے فون کرتے خود بخود ہی یہ مسکراتے ہوئے طنز ان کی زبانوں پر آ جاتے تھے۔ تم پریشان نہیں ہو رومان شاہ، میں ابھی مہک کو لے کر ہاسپٹل پہنچتا ہوں۔ احمد رومان شاہ سے بات کرتے ہوئے مہک کی گود سے اٹھ کر بے حد پریشانی کے تاثرات لیے بول رہا تھا۔ مہک جو گھبراہٹ سے احمد کی جانب دیکھ رہی تھی، اوکے میں سمجھ گیا، میں 10 منٹ کے اندر تک پہنچ جاؤں گا، تم پریشان مت ہو یار۔ احمد، کیا ہوا؟ فون بند ہوتے ہی اس کی جانب گھبرا کر دیکھتے ہوئے مہک نے سوال کیا۔ مہک نے پوچھا، امی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، میرا بھابھی اور رومان شاہ ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہمیں فوراً جانا ہوگا، تم چینج کرو۔ اللہ جی خیر کرنا۔ میں گھبرا کر بیڈ سے کھڑی ہوئی اپنی کپبورڈ سے چینج کرنے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ بائے ماہی، کیسی ہو؟ ہائے ماہی، کیسی ہو؟ شفا روم میں داخل ہوتے ہی ماہی کو مصروف بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ماہی پڑھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے روم میں شفا کے داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہائے شفا، میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو یار؟ تم تو اپنے بھائی کی ویڈنگ میں اس قدر مصروف تھی کہ محترمہ نے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ شفا کو دیکھ کر ماہی جلدی سے اپنی بکس کلوز کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ ماہی اور شفا دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ شفا کے بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کافی دنوں بعد ملی تھی۔ یار فون اٹھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، گھر میں اتنے سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ جب بھی فون کی طرف جاتی تو ماما کہتی تھی، شفا یہ 4 دن اگر فون سے محبت کم کر دو گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہارے رشتے کام آتے ہیں۔ ایک ہی ساتھ میں ماہی کے گلے میں باہیں ڈال کر ملتے ہوئے شفا نے ساری داستانِ شادی سنا دی تھی۔ ویسے آنٹی غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، حرکتیں تو تمہاری بچوں سے بھی گئی گزری ہیں۔ شفا کی بات پر ماہی کھی کرتی ہوئی ہنستی ہوئی دوہری ہونے لگی تھی۔ شٹ اپ بدتمیز، تم تو میری دوست ہو، بکواس کر رہی ہو۔ دونوں ہنستی ہوئی ٹھا سے بیڈ پر سیدھی گر پڑی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل کے ایک ہی روم کو شیئر کرتی تھیں۔ یار ہمارے میتھ کے نئے لیکچرر کا کیا بنا؟ کوئی نیا نمونہ آیا ہے یا نہیں؟ آ گیا ہے یار، نمونہ نہیں ہے، بڑا ہی ہینڈسم ہے، بالکل سر کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ شفا کی انفارمیشن پوچھنے پر ماہی نے بڑی دلچسپی سے بتایا۔ شفا کے جانے سے پہلے ہی میتھ کا ٹیچر جا چکا تھا، شفا اسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کوئی نیا ٹیچر آیا ہے یا نہیں۔ ہائے اللہ، پھر تو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ماہی بیگم تم اس سر کی اتنی تعریف کر رہی ہو، بندے میں کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ ماہی کے ناک پر کم ہی لڑکے چڑھتے تھے، اس لیے اس کی تعریف پر شفا کو میتھ کے ٹیچر کو دیکھنے کا جنون تھا طاری ہونے لگا۔ ہاں ضرور ملوائیں گے، صبح کا لیکچر ہوگا تو بہت ہی خاص انداز سے شفا میڈم کو ہم اپنے میتھ کے پروفیسر سے ملوائیں گے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی اعداد سے ماہی بولی۔ جی ضرور ملوانا، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے نا؟ ماہی کے انداز پر شفا کی ہنسی نکل گئی۔ دونوں روم میں کھی کر کے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ کھٹ پہ
बेवक्त दरवाज़ा खटकने पर मीरा ने हैरानी से दरवाज़े की जानिब देखा। तकरीबन दिन के 12 बज रहे थे। मीरा के पास बैठी हुई गांव की औरतें जो रोज़ ही मीरा के पास आ जाती, जिनसे बातें करते हुए मीरा का पूरा दिन गुजर जाता और कोई भी मसरूफियत ना होने की वजह से मीरा को ये औरतें भी गनीमत लगती, वरना तो वो अकेले बैठ बैठ कर से भी कहीं ज़्यादा बोर हो जाती। अचानक दरवाजे पर खटखट होने से एक औरत ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने शामिर को देखकर सभी एकदम हैरान हुई थी, क्योंकि ये शामिर के आने का वक्त नहीं था और मीरा को कुछ ज़्यादा ही हैरानगी हुई थी। औरतें सलाम कहती थी जा चुकी थी। मीर खैरियत तो है, बहुत परेशान लग रहे हैं। मीरा शामिर के पास चलती हुई आई। मीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मेरा अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, रोमान का फ़ोन आया है, तुम तैयारी करो, हम लोग रात की फ़्लाइट से कराची निकलेंगे। क्या हुआ अम्मी जान को? क्या अम्मी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? मीरा ने घबराते हुए पूछा। शामिर का यूँ अचानक जाने की तैयारी करना इस बात का सबूत था कि मीरा की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मीरा रोने लगी। मेरी जान परेशान ना हो, इंशाल्लाह अम्मी जान ठीक हो जाएंगी। मीरा को अपने गले लगाते हुए शामिर दिलासा दे रहा था। मीर कल तो अम्मी जान से मेरी बात हुई थी, मुझे अम्मी जान ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनकी तबीयत नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं है, मगर उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो जैसे बहुत बीमार है। मैंने उनको कितनी बार पूछा, मगर अम्मी जान ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं टिकट अरेंज करवाता हूँ, बस दुआ करो, रोना मत। उसके आंसू साफ करते हुए शामिर फ़ोन पर टिकट के बारे में अपने कांस्टेबल से बात करने लगा, जबकि मेरा जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी थी। बीबी जी, भैया बेटी को भाई चौधरी साहब लेने आए हैं। नौकरानी ने आकर खबर दी तो इनसे कहें अंदर आ जाएं। इन अंदर कौन था? कर्फ्यू लगा हुआ है। बिया ने खुर्रम के आने की खबर सुनकर मुंह बसूरते हुए कहा, बिया बेटा, जब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो अंदर नहीं आएगा तो फिर क्यों बेटा हर बार बात को बढ़ाती हो? चलो मेरी दी तैयारी करो और जाओ। बोरियल दिमाग का बंदा है, अगर तुम्हें ना आने देगा तो फिर हम इसका क्या कर लेंगे? बिया के मामू ने बिया को समझाते हुए जाने का कहा था। बिया के ननिहाल वालों के साथ खुर्रम की बनती नहीं थी, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आता, हमेशा बाहर से ही बिया को लेकर चला जाता, जबकि बिया को उससे की यही आदत बहुत बुरी लगती थी। जल्दी आ जाया कर, तेरा ड्राइवर नहीं हूँ। बिया कांधों पर चादर डाले हुए दुपट्टे का हिजाब करके गाड़ी का गेट खोल रही थी कि ऐसे ही खुर्रम के जुमले से बिया का मूड खराब हो गया। वो आगे का दरवाज़ा बंद करके पीछे का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठने लगी। आगे आकर बैठ, आते ही मेरा दिमाग मत खराब किया कर, तेरा ड्राइवर नहीं हूँ जो तू मेम साहब बन के पीछे बैठेगी और मैं आगे बैठकर तेरी ड्राइवरी करते हुए घर लेकर जाऊंगा। कहर बरसाती हुई नज़रों से देखकर बोला तो हमेशा की तरह बिया पर उसकी बात मानना लाजम थी। पीछे दरवाजे को ठा करके बंद करते हुए वो वापस अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। दरवाज़ा उसने इस तरह से बंद किया था जैसे वो दरवाज़ा जाकर खुर्रम के मुंह पर मारा हो। कभी तमीज़ से आकर सलाम भी बोल दिया कर। मुंह बिगाड़ कर बैठी हुई बिया की जानिब गुस्से से देखते हुए खुर्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। साईं आते ही जहर उगलने लगते हैं, सलाम लेने का मौका कहाँ देते हैं? हाँ, मैं तो तेरी ज़बान पकड़ लेता हूँ ना, जो सलाम लेने के लिए तुझे दिक्कत पेश आती है। साईं मुझसे झगड़ा करने के अलावा कुछ और कर सकते हैं? बिया को पता था कि वो जितने जवाब देगी खुर्रम उतना ज़्यादा भड़केगा, इसलिए उसने लड़ाई पर हथियार डालते हुए कहा, अगर तुम्हारी मोटी अकल में मेरी बात आ जाए तो लड़ाई की नौबत ही ना आए। जब तुझे पता है कि मुझे तुम्हारा घर आना पसंद नहीं तो फिर क्यों मेरा दिमाग ख़राब करती हो? ये जो तुम अब्बास साईं की सपोर्ट लेकर मन मर्जियाँ करती हो ना, एक दिन पछताओगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि साईं आपको मेरे ननियाल वालों से मसला क्या है? इतनी तो वो आपकी इज्जत करते हैं। इनकी इज्जत गई तेल लेने। मेरे मामे के पत्थरों ने जो साथ वाले गांव के चौधरी के साथ मिलकर घोड़े की रेस में मेरे साथ शर्त लगाई थी और धोखेबाजी से इस शर्त को जीत लिया, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और ना ही इनको भूलने दूंगा। साईं वो इतनी पुरानी बात आप उसको छोड़ के नहीं देते? नहीं छोड़ सकता तो इनकी हमदर्दी में अपनी ज़बान को मत खुला कर। किसी दिन बिया मैं तेरी जान ले लूँगा। साईं मैं इनकी हमदर्दी में नहीं बोल रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माफ़ कर देने वाला रब को बहुत पसंद होता है, तो छोड़ दें इस बात को, माफ़ कर दें मेरे भाइयों को। तेरे इन भाइयों को तो मैं कभी माफ़ ना करने वाला। खुर्रम पहल करता नहीं और बाद में किसी को छोड़ता नहीं। मेरी आदत से तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हुआ। अब पहल उनकी तरफ से थी तो आखिरी वार मेरी तरफ से होगा। बिया को पता था कि खुर्रम को समझाना मतलब पत्थर की दीवार से अपना सर फोड़ना है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, जो उम्र में सब उससे बड़े थे। कहने को तो उसके मामू के बेटे थे, मगर बिया इन सब से ऐसे प्यार करती थी जैसे बिल्कुल सगे भाई हों। उनकी कोई बहन नहीं थी, वो भी बिया के सगे भाइयों की तरह ही पलकों पर बिठाते थे। 7 साल पहले साथ वाले गांव में हुई एक रेत जिसमें उनके भाइयों ने शरारत से शर्त लगाते हुए धोखा करके इस रेत को जीत लिया, जिसको खुर्रम ने आज तक अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। उन्होंने खुर्रम को भांग के नशे में धत कर दिया, जिसकी वजह से खुर्रम वो रेत नहीं जीत सका। खुर्रम एक बहुत अच्छा हॉर्स राइडर था, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर अपनी मर्जी से सवारी करना जानता था। घोड़े की पीठ पर बैठकर घोड़े को इस तेज रफ्तारी से उड़ाता कि आज तक जितनी भी
आस पास के गांव में घोड़े की रेस हुई। इनमें हमेशा अव्वल पोजीशन खुरम ही लेता, मगर इस दिन भंग के नशे में वो खुद पर काबू न रखते हुए घोड़े की पीठ से नीचे गिरा और वो रेस जीत नहीं सका। इस बार इस हार को खुरम ने अपनी अना पर लेते हुए आज तक उसके भाइयों को माफ़ नहीं किया। वो कभी उनके घर नहीं था, कभी नहीं जाता था, इसलिए इसे बिया का भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार बिया के भाइयों ने सुलह सफाई की कोशिश की, मगर खुरम ने हमेशा हठ धर्मी से अपने कदम पीछे कर लिए। उसके लिए ये लड़ाई आज भी इनके दरमियान खुरम की जानिब से चल रही थी, जबकि बिया के भाई ऐसा नहीं चाहते थे। डॉक्टर एवरीथिंग ओके, कोई खतरे की बात तो नहीं? डॉक्टर को बाहर आते देख कर रोमान शाह डॉक्टर के पास जल्दी से आकर बोला। रोमान शाह, खतरे की बात है, आपकी अम्मी जान को दिल का अटैक आया है। अटैक पहले नहीं है, इन्हें पहले भी छोटे अटैक आ चुके हैं। पहले अटैक ने काफ़ी नुकसान किया है, जिसकी वजह से इस अटैक से केस से बहुत सीरियस हो गया है। नो नो डॉक्टर नो, प्लीज़ कुछ भी करो, अम्मी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अम्मी जान को इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जा सकता हूँ, मगर मेरी अम्मी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। रोमान शाह के लहजे में इस कदर तड़प थी कि पास खड़े हुए सभी लोगों के दिल रो पड़े। रोमान यार, हौसला रखो, तुम हमारे दोस्त हो। हमारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला नहीं है यार। तुम्हारी माँ हमारी भी माँ है, मगर तुम जानते हो कि अम्मी जान पहले भी काफ़ी सारी बीमारियों में गिरी हुई है, मगर ये तुम्हारा इनका रूटीन से इलाज करवाना था, जिसकी वजह से अम्मी जान की सेहत बरकरार रही। मगर यार, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। इस वक्त मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं देना चाहता। तुम्हारी अम्मी जान की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। डॉक्टर सिकंदर रोमान शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हकीकत से आगाह कर रहा था। मगर हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और रोमान शाह को यूं टूटते हुए देख डॉक्टर सिकंदर ने कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। पास खड़े हुए अहमद ने रोमान शाह को यूं टूटते हुए देख मजबूती से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे सब्र करने को कह रहा हो। और रोमान शाह की अपनी माँ के लिए मोहब्बत उसके दोस्तों की आंखों से छुपी हुई नहीं थी। हर बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, मगर रोमान शाह के लिए उसकी माँ की मोहब्बत कुछ अलग ही मकाम रखती थी। अहमद के पास अल्फाज नहीं थे रोमान शाह को दिलासा देने के लिए। रोमान, मैं चाहता हूं कि तुम शाहदेव को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि शाहदेव हार्ट का बेहतरीन सर्जन है। डॉक्टर सिकंदर ने रोमान शाह को मशवरा दिया। रोमान शाह ने हाँ में सर को हिलाया। रोमान शाह की ज़ुबान इस वक्त अल्फाजों में साथ नहीं दे रही थी। आज रोमान शाह की सच में वही फीलिंग थी। मापे रब्बा बड़े ज़रूरी है, मैं किदे लखों भी ना इक्को अर्ज सोने दा, मुझे पंजाबी नहीं पढ़नी आ रही यार। इक्को अर्ज सोनिया करदा माँ किसे दी खोए ना। तो माँ बाप की ए रब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, इनको मौत की वादी में छुपाना मत। एक इल्तिजा है मेरे अपने खुदा की कि माँ किसी की ले जाना, मौत की आगोश में ले जाना मत। पहाड़ की तरह मुश्किल से लड़ जाने वाला रोमान शाह आज किस कदर टूटा हुआ लग रहा था। शाह प्लीज़ आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अम्मी जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम उनको अपने साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते घर लेकर जाएंगे। रोमान शाह के दर्द चेहरे को देखकर मीरब अपने शाह का हाथ पकड़कर उसको दिलासा दिया, जबकि डॉक्टर की बातें भी वो सुन चुकी थी। आज से पहले रोमान शाह को यूं टूटा हुआ मीरब ने कभी नहीं देखा था। रोमान शाह की लाल आंखें और दर्द चेहरा उसके अंदर की वीरानी दिखा रहा था। शाहदेव को वीरान आंखों से देख रहा था, मगर उसी के पास कहने के लिए अल्फाज ना थे। अहमद, मैं 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। यार हद है, तुम लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। शाहदेव तो वलीमे के फंक्शन में अहमद और रोमान शाह के इंतज़ार कर रहा था। और वलीमे का आधा फंक्शन गुजर जाने के बाद भी जब वो दोनों नहीं आए तो उसने खुद से अहमद का नंबर मिलाया, क्योंकि रोमान शाह फ़ोन नहीं उठा रहा था। अम्मी जान की तबीयत का इस कदर ख़राब होना सुनकर शाहदेव फिक्रमंदी से बोल रहा था। अपने वलीमे के फंक्शन को बीच में छोड़कर वो हॉस्पिटल के लिए निकल आया। उसके लिए इस वक्त अपने यार की माँ की सेहत से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं था। वैसे भी डॉक्टर शाहदेव अपने पेशेंट को लेकर हमेशा ही सीरियस रहता था, मगर इस वक्त तो बात उसकी यार की माँ की थी और उसकी माँ उसके लिए किसी अहमियत की हामिल थी। ये बात शाहदेव तो छुपी हुई नहीं थी। बाप के गुजर जाने के बाद रोमान शाह की पूरी दुनिया अपनी अम्मी जान के गिर्द घूमती थी। वलीमे के फंक्शन को बीच में ही क्लोज करते हुए वो अपने मेहमानों से इजाज़त लेता हुआ हॉस्पिटल के लिए निकला। हुमा भी एक डॉक्टर थी जो अपने पेशे को बहुत अहमियत देती थी, और इस वक्त तो बात भाइयों जैसे रोमान शाह की माँ की थी, तो इसलिए उसने भी साथ देने को ही तरजीह दी। वो दोनों एक साथ घर पहुंचे। घर से सिर्फ उन्होंने 5 मिनट के अंदर कपड़े चेंज किए और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। शामिर और मिरहा अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जबकि सब जगह रोमान शाह के साइन ले लिए जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी जब रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह, मीरब, शामिर, मिरहा, अहमद सबको अपने पास बुलाया। मिरहा जो रोमान के गले से लगी हुई रो रही थी, अपनी अम्मी जान के यूँ अचानक बुलाने पर फटी फटी नज़रों से भाई की जानिब देखने लगी। मिरहा अभी कुछ देर पहले ही अपनी अम्मी जान से मिलकर आई थी और ऑपरेशन की जल्दी
की वजह से डॉक्टर ने इनको बाहर भेज दिया और फिर यूं अचानक बुलाने पर सब घबरा गए। सब घबराए हुए चेहरों के साथ एक साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुए। शाहजेब जो पहले ही अंदर मौजूद था, शाहजेब सब ठीक है? रोमान शाह ने अंदर आते ही शाहजेब से सवाल किया, जो इस वक्त ऑपरेशन वाले यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। रोमान शाह की अम्मी जान का ऑपरेशन शाहजेब की टीम ही हैंडल कर रही थी। यार ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। अम्मी जान एक बार सबसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। शाहजेब रोमान शाह ने पास आकर सरगोशी के अंदाज में कहा, शाहजेब प्लीज ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल मत करो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में हमेशा मैं तसल्ली देखता हूँ और आज मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। शाहजेब की बात पर रोमान शाह ने तड़प कर कहा, मेरे यार मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, मगर मैं हकीकत तुमसे कैसे छुपाऊँ। हकीकत यही है कि ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जहाँ पर अम्मी जान की ज़िंदगी के चांसेस बहुत कम है। ये एक रिस्की ऑपरेशन है। ये कहते हुए शाहजेब की आंखें नम हो गई थी। वो नहीं बोलना चाहता था इस तरह के लफ्ज़, मगर क्या करता, एक डॉक्टर होने के नाते उसे रोमान शाह को हकीकत से आगाह करना ज़रूरी था। रोमान मेरी जान इधर आओ। रोमान शाह को कम आवाज में शाहजेब से बात करते हुए भी रोमान शाह की माँ उसके चेहरे के जावियों को देखकर समझ रही थी कि रोमान शाह इस वक्त किस कदर टूटा हुआ है। मिरहा को अपने सीने से लगाए हुए ऑपरेशन के कपड़े पहने हुए लेटी थी। मिरहा झुककर अपनी माँ के सीने से लगी हुई थी। रोमान शाह अपने चेहरे को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए हल्के लबों से मुस्कुराता हुआ अपनी अम्मी जान के पास आकर बैठ गया। अपनी माँ का झुर्रियों से भरा हुआ हाथ उठाकर चूम कर अपनी आंखों को लगाते हुए रोमान शाह अपनी आंखों से आते आंसुओं को रोक नहीं सका। ये वो हाथ थे जिन्होंने बहुत शफकत की थी रोमियो को रोमान शाह तक के मंजिल तक पहुंचाने में, जिन्होंने अपनी जवानी रोमान शाह और मिरहा पर कुर्बान कर दी। आज इन हाथों का साया उठते सोच कर भी रोमान शाह पल पल मर रहा था। रोमान, माँ बाप हमेशा सर पर सलामत नहीं रहते बेटा, तू तू तो मेरा बहादुर बेटा है। रोमान शाह को अपने हाथ पर झुके हुए रोते देख दूसरे हाथ से रोमान शाह के सर पर हाथ रखते हुए बहुत कम आवाज़ से वो बोल रही थी, अम्मी जान प्लीज़ इस तरह मत बोले, आप ठीक हो जाएंगी। अगर खुदा हमारी बीमारी देता है तो वो शफा देने पर भी कादर है। रोमान शाह की माँ ने हाँ में सर को हिलाते हुए उसकी जानिब गौर से देखा। वो अपनी हालत से बखूबी वाकिफ थी। इनको पता था कि आखिरी वक्त है, जाने का वक्त आ चुका है। मुझे पता है बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मेरे चंद बातें गौर से सुनो। शामिर को आंख का इशारा करते हुए अपनी जाने बुलाया। मीरा उठकर बेड से खड़ी होगी क्योंकि इनकी माँ शामिर और रोमान से कुछ कहना चाहती थी। बेटा तुम दोनों ही माँ बाप के इकलौते बेटे हो। मेरे लिए रोमान और तुम में कोई फ़र्क नहीं। तुम्हें मैंने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। तुम मुझे रोमान की तरह ही अजीज हो। मेरे चले जाने के बाद दोनों भाई बनकर रहना और वादा करो तुम दोनों एक दूसरे की हर मुश्किल में ढाल बनकर रहोगे। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ पर रखते हुए तसल्ली से बड़ी नज़रों से देख रही थी। अम्मी जान प्लीज़ आप ये क्या बोल रही हैं? रोमान और शामिर एक साथ बोले। बेटा मौत से डरना नहीं चाहिए, खुदा से नेक मौत मांगनी चाहिए। मौत बरहक चीज़ है, सबको एक दिन आनी है। मौत का मज़ा हर जानदार चीज़ को चखना है। तुम लोग मुझे बस मेरी बातों का जवाब दो ताकि मैं तसल्ली से आंखें बंद कर सकूं। वादा करो कि एक दूसरे के साथ भाई बनकर रहोगे। अम्मी जान आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, आप हमारे सर पर सलामत रहें। अगर आपको हमारे वादों से तसल्ली मिलती है तो हम वादा करते हैं कि हम दोनों एक जान होकर रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगाए रखेंगे। शामिर ने तसल्ली देते हुए कहा। शाहजेब और अहमर को अपने पास ला रही थी। तुम दोनों भी मेरे लिए रोमान से कम नहीं हो। तुम दोनों हमेशा रोमान के साथ भाइयों से बढ़कर रहे हो और मेरे जाने के बाद भी मेरे रोमान को अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, कभी उसको भाइयों की कमी महसूस मत होने देना। अम्मी जान कहती हुई खुद भी रो पड़ी थी। रूम में खड़े हुए सब लोगों की आंखों में आंसू थे। तुम दोनों हमेशा बहनों की तरह रहना, मेरा को कभी बहन की कमी महसूस मत होने देना। मेरा जब भी हमारे घर आए इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बेशक तुम दोनों की उम्रों में ज़्यादा फर्क नहीं, मगर तुम हमेशा मेरे घर की बड़ी बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाना। अम्मी जान अब मीरब और मीरा को समझा रही थी। अम्मी जान आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे मत कहे। मीरा रोते हुए अपनी वहाँ के सीने से लग गई। परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। शामिर हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये मुझे बहुत अजीज है। शामिर की जानिब देखते हुए रोकर कहा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा, ये मुझे भी बहुत अजीज है, आप इसकी तरफ से मुतमईन रहें। शामिर के अल्फाज मीरा की अम्मी जान के लिए बहुत तसल्ली बख्श थे। तुम क्यों रो रही हो? इधर आओ, मेरे पास खड़ी हो। मीरब जो रो रही थी उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। मीरब को भी अपनी सास से बहुत लगाव रखती थी, वो भी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। वो जब से इस घर में आई थी इन दोनों का रिश्ता कभी भी सास और बहू वाला नहीं था, हमेशा दोनों माँ बेटी बनकर ही रही। रोमान शाह की माँ हमेशा मीरब को बेटी वाली मोहब्बत देती थी और आज मीरब बेटी की तरह ही तड़प कर रो रही थी। तुम्हें मजबूत बनना है, अगर तुम मजबूत बनोगी तो ही मेरे और इस टूटे हुए बेटे को संभालोगी। नम आंखों के साथ खड़े हुए रोमान शाह की जानिब इशारा करते हुए बोली, तुम्हें मजबूत होना है मेरे लिए, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, तुम मुझे मेरा की तरह अजीज हो। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं अपने इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर
مگر جب رب کا بلاوا آ جاتا ہے تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے رب کی رضا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. رومان شاہ کی ماں پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ اب وہ دنیا سے جانے والی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ہر طرح سے تاکید کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کو کہہ رہی تھی. امی جان مت ایسے بولے، میں مضبوط نہیں ہوں. وہ روتے ہوئے بولی، میں آپ کے رومان کو نہیں سنبھال سکتی. رومان آپ کے سوا کچھ نہیں، وہ جی نہیں سکتے آپ کے بنا. امی جان ہمارے گھر کی رونق ہے. آپ بیٹیوں کی تڑپ تڑپ کر اپنی ساتھ کے سینے سے لگی ہوئی رو رہی تھی. میری جان مجھے تو ابھی اپنے رومان کے بچے دیکھنے تھے، ان کو اپنی گود میں کھلانا تھا، ان کی کل کاریاں سننی تھی، ان کے ننھے ہاتھوں کو چومنا تھا. مگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو بندے کی اس رب کے آگے کوئی خواہش نہیں چلتی. میرے رب کی جو رضا ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں. امی جان پلیز ایسے مت کہیں، میرا دل پھٹ جائے گا. پہلی بار رومان شاہ آواز کے ساتھ رو رہا تھا. اتنے مضبوط رومان شاہ کو ایسے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر روم میں کھڑی ہوئی عورتیں تو کیا مردوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا. شہزیب تم بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر بلواؤ، امی کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہونا چاہیے میری امی جان کو. رومان شاہ اپنی ماں کے سینے پر گر کر چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ماں کے چہرے اور ماتھے سے چوم کر ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا. ہر رومان شاہ کے اندر کا بچہ، معصوم بچہ اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ تڑپ رہا تھا. بچہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے مگر ماں ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں کے لیے اپنا بچہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے. جیسے آج رومان شاہ اور میرا کو دیکھ کر امی جان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی چھوٹے ہیں، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتے. اس لیے تو ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے قریبی رشتوں کو ان کے اور بھی قریب ہونے کا کہہ رہی تھی. چچی جان پلیز میری غلطیوں کو میری نادانیاں سمجھ کر معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے، آپ ہمارے سر پر سلامت رہیں. مہک بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے. میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی. بیٹیوں سے کیسی ناراضگی. بس بیٹا اپنی آنے والی زندگی میں ایسی غلطیاں دوبارہ مت کرنا. اللہ نے تمہیں احمد جیسا پیارا شوہر دیا ہے جو بہت ہی نیک ہے، اس کی قدر کرنا. میں نے تمہیں معاف کیا. اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی. مہک رو رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسی غلطیاں کی کہ جو ناقابل تلافی تھی، مگر انہوں نے کتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا. وہ کتنی نیک دل عورت تھی. رومان بیٹا، ان کو ان کا گھر واپس کر دینا. آپ نے جیٹھ اور جٹھانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. امی جان آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کا حکم. رومان کے سر آنکھوں پر. جیسا کہیں گی، جو کہیں گی میں کر دوں گا. بھابھی جان آپ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کیوں سب باتیں بول رہی ہیں؟ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. آپ کو اب بھی ہماری فکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. رومان کے تایا شرم سے نظریں جھکائے اس نیک عورت کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کو بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے گھر ہی سے بے گھر کر دیا. آج وہ جاتے جاتے بھی ان کو چھت کا وعدہ دے کر جا رہی تھی. اندر کھڑے ہوئے ہر شخص کی آنکھ نم تھی. رومان کی امی کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی. شہزیب نے فوراً سب کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کا کہا. امی جان کی آنسوں سے نم آنکھیں اپنے بچوں کی دیکھ رہی تھی. آخری بار ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بچوں کو محبت کا بوسہ دیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ زندگی ان کو جینے کے کچھ اور پل دے گی یا نہیں. یہاں پر اختتام ہو جائے گا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا، خوشی یا غم. حالات کا تقاضا تو یہی نظر آ رہا تھا کہ آنے والے وقت بہت سارے غموں کے اندھیرے رومان شاہ کی زندگی میں لے کے آئے گا. رومان شاہ کی زندگی سے وہ ہستی شاید کہیں دور چلی جائے. اس خوبصورت پیارے شفقت بھرے چہرے کا دیدار کر کے وہ روز کھڑے گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب حاصل کر لیتا تھا. اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رومان چہرے کو دیکھتا تھا. صبح ہوتے ہی اسے دنیا کی ہر خوشی مل جاتی تھی. گھر میں ماں کے ہونے سے جو رونق تھی وہ رونق کہیں چھوٹ نہ جائے. رومان شاہ کو یہ تڑپ مارے جا رہی تھی. وہ بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا. گھر جا کر منہ کھلا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. پورے راتیں جھگڑا کرنے کے بعد بھی آپ گاڑی سے غصے سے اتری تو جاتے جاتے بھی ضروری کام خرم دھمکی دینا نہیں بھولا تھا. بیا نے پیچھے کی جانب سے اسے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے. لڑائی بھی کرنی ہوتی ہے اور کسی کو بتاؤں بھی نہ، یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے. اور جاتے ہوئے بڑبڑائی. بیا کسی دن قسم سے تیری اس بڑبڑ کا میں بہت اچھا علاج کروں گا. خرم بیا کی بڑبڑ سن چکا تھا. خرم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا. چودھری صاحب سامنے برآمدے میں موڑے پر بیٹھے ہوئے اپنی دیسی اسٹائل میں حقے کے کش مار رہے تھے. ساتھ میں اپنا فیوریٹ کام اخبار پڑھنے میں مشغول تھے. خرم کی اماں مانور کے سر پر تیل لگاتے ہوئے گھر کی ملازمہ کے ساتھ کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی. مانور اپنی اماں سائیں کے آگے بیٹھی ہوئی سر میں تیل کا مساج کرواتے ہوئے ساتھ میں موبائل پر کوئی ٹی وی شو دیکھ کر کھی کھی کر کے ہنس رہی تھی. السلام علیکم تایا ابا. السلام علیکم تائی اماں. خرم کی ناراضگی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بیا شیرنی بن گئی. اسے پتا تھا کہ اب خرم کچھ نہیں بولے گا. وعلیکم السلام. آ گئی ہماری دھی رانی. چودھری نے خوشی سے بائیں پھیلائے ہوئے اپنی ہونے والی بہو کا استقبال کیا جس کو وہ اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھتی تھی.
तय्यमा को गले मिलने के बाद वो महानूर के गले लगकर जोरों से मिली। दोनों पता नहीं कितने सालों से बिछड़ी हुई लग रही थी। बिया भागते हुए जाकर अपने ताया के सीने से जा लगी, जो उसको हमेशा एक बाप की तरह ही शफकत से मिलते थे। ताया अब्बू के होते हुए बिया को कभी भी अपने अब्बू की कमी महसूस नहीं होती थी। वो बिया के लिए हर बात पर खुरम तक से लड़ जाते थे। आ गई मेरी बेटी को अपने ताया अब्बू की याद। तुम इतने दिन के लिए घर से गायब मत हुआ करो, घर में रौनक नहीं होती और तुम्हारी ताई और मेरा दिल भी नहीं लगता। ताया अब्बू मुझे को लेने आता तो मैं उसके साथ आती ना। इशारा खुरम की तरफ था। एक नज़र उठाकर उसने सोफे पर मसरूफ बैठे मोबाइल में मसरूफ खुरम की जानिब देखा। खुर्रम ने दांतों को पीटते हुए बिया की जानिब देखा। उसे पता था कि उसकी ज़रा सी बात अब्बा साईं को हवा दे जाती थी और फिर वो बिना मौका माहौल देखे बिना शुरू हो जाते थे। बिया की बच्ची, तुझे समझा कर लाया था कि कुछ मत कहना, इस बार तो तुम्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। वह दांत पीटते हुए दिल में सोच रहा था, बेटा तू अपने भाइयों के साथ आ जाती, इस खोते के इंतज़ार में ना बैठी रहा कर। उनकी उम्मीद के मुताबिक अब्बा साईं ने अपने फेवरेट नाम से खुर्रम को मुखातिब करते हुए कहा, शाह अम्मी जान को कुछ नहीं होगा। मीरब उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसके पास खड़ी थी, जो कब से अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपाए कुर्सी पर बैठा हुआ बच्चों की तरह रोई जा रहा था। ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल था। पिछले 2 घंटों से ऑपरेशन जारी था। ये वक्त बहुत बहुत तवील हो लग रहा था। सेकंड मिनटों में और मिनट घंटों में लग रहे थे। किसी के पास एक दूसरे को बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। सब बेरहम वक्त के रहमो करम पर खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये पूछने की कि क्या हुआ। शाहजेब रोमान शाह के पास आकर खड़ा हो गया। रोमान शाह बच्चों की तरह रोते हुए शाहजेब की जानिब देखकर नफ़ी में सर को हिलाते हुए खड़ा हो गया, जैसे ये कहना चाहता हो कि प्लीज़ शाहजेब को बुरी खबर मत सुनाना। आई एम सॉरी। शाहजेब ने ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल से किए। नो नो नो, ऐसा मत बोलो, अम्मी जान को कुछ नहीं हो सकता। शाहजेब का गिरेबान पकड़ते हुए रोमान शाह एक छोटे बच्चे की माने रो रहा था। इस वक्त उसे ना तो ये पता था कि वो रोमान शाह है, उसकी की शहर में क्या पर्सनैलिटी है, और ना उसे ये पता था कि वह हॉस्पिटल में खड़ा है। बस उसके अंदर का बच्चा था जो धाड़े मार कर रोते हुए अपनी माँ के जाने की बात नहीं सुन सकता था। शाहजेब ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए सब्र करने को कहा, मगर इस वक्त रोमान शाह को कोई चीज़ भी सब्र नहीं दिला सकती थी। उसका दिल फट रहा था, सांसें रुकने लगी। आज सारी दुनिया रोमान शाह को बेमानी लग रही थी। उसकी जन्नत उससे दूर जा रही थी। सारी दुनिया ये तारीकी छुपाई हुई उसे अपना वजूद बेमकसद लगने लगा। वो नहीं खुद को संभाल पा रहा था। मिरहा हमेशा की तरह बहुत कमज़ोर दिखती, जो वहीं खड़ी हुई लहराते हुए बेहोश होकर फर्श पर गिरने ही लगी थी कि पास खड़ी मीरब ने सहारा देकर उसे गिरने से बचा लिया। शाह मिरहा को देखकर और भी टेंशन में आ गए। इस वक्त इन दोनों बहन भाइयों की जो हालत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती थी। रोमान शाह अहमर और शाहजेब को पीछे धकेलता हुआ भागकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुआ, जहां उससे पुरनूर चेहरे को सफ़ेद चादर के नीचे छुपा दिया गया। ब्लड और दूसरी ड्रिप उतार दी गई। रोमान शाह के कदम आहिस्ता आहिस्ता बेड की जानिब बढ़ रहे थे। ये चंद कदमों का फासला रोमान शाह तय नहीं कर पा रहा था। कुछ देर पहले अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अपनी तकलीफ को भूल कर कैसे अपने बच्चों के एक साथ रहने को कह रही थी, कैसे रोमान शाह के इर्द गिर्द रिश्तों की कवरेज बना रही थी, कैसे जाते हुए उन्होंने आखिरी बार अपने लबों पर हाथ रखकर मोहब्बत भरा बोसा अपने बच्चों को दिया था। क्यों माँ इतनी प्यारी होती है? क्यों माँ को मौत से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने बच्चों को छोड़ने से डर लगता है? क्यों माँ का नेमुल बदल दुनिया में नहीं मिलता? इस वक्त सारी सोचें रोमान शाह के दिमाग पर छाई हुई थी। आंसू उसके खूबसूरत चेहरे को भिगोते जा रहे थे। रो रो कर आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। उससे अपना रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत सब फजूल लग रही थी। क्या करना है ऐसी दौलत का जो मेरी माँ की ज़िंदगी नहीं बचा सकी? अपने दिल में सोचता हुआ आखिरी 2 कदम बढ़ाते हुए बेड के पास आ गया। रोमान शाह के हाथ कांप रहे थे। चादर को पीछे हटाते हुए, कांपते हुए हाथों से हल्की सी चादर का कोना हटाते हुए देखा तो उसका दिल फटने लगा था। वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं, जो कभी रोमान के आने की राह तकते नहीं थकती थी। अब ये चेहरा छुपने वाला था। वो कभी इस प्यारे चेहरे को दोबारा नहीं देख सकेगा। शफकत भरे हाथ कभी उसके सर पर नहीं आएंगे। अपनी अम्मी जान का हाथ उठाकर चूमते हुए अपनी आंखों से लगाकर सिसकियों के साथ रो रहा था। जैसे मैं खून की गर्दिश न होने की वजह से अम्मी जान का हाथ ठंडा बर्फ हो गया। ये वो प्यारा हाथ था जिसने रोमान शाह को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ये वो हाथ था जिस हाथ ने रोमान शाह के लिए पूरी ज़िंदगी दुआएं की। अम्मी जान, नहीं रह सकता मैं आपके बिना। क्यों जा रही हैं आप मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले चलें। अम्मी जान, रोमान शाह आज भी कमज़ोर है। आज भी रोमान को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपकी दुआओं के बिना रोमान शाह का कोई वजूद नहीं। क्यों जा रही हैं आप हमारे घर को वीरान करके?
अम्मी जान, इस घर में आपके होने से रौनक है। अब मैं सुबह उठकर किसका चेहरा देखूंगा? अम्मी जान, आपका कमरा खाली हो जाएगा। अम्मी जान, आप मुझे घर में कहीं चलती फिरती नजर नहीं आएंगी। रोमांशा के जुमलों में इतना दर्द था कि ऑपरेशन थिएटर में खड़े सब लोग सिसकियों के साथ रो रहे थे। खवातीन तो क्या, मर्द भी खुद को रोने से रोक नहीं सके। शामिर ने आके बढ़कर रोमांशा को खींचकर अपने गले लगाया। आज पहली बार भाइयों की तरह हक से इसे अपने गले लगाकर वो खुद भी रो दिया। रोमांशा को शामिर के गले लगकर आज सगे भाई वाली फीलिंग ही आई। वो एक कमजोर बच्चे की मानस हिचकियां लेते हुए शामिर के गले लगा हुआ था। शामिर, अम्मी जान तुम्हारे साथ भी बहुत प्यार करती हैं। यार कहो ना अम्मी थे कि उठ जाए। रोमान को जो कहेगी वो मान लेगा, मगर मैं ये बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बच्चों की तरह अपनी माँ को उठाने की जिद कर रहा था। वो बच्चा ही तो था अपनी माँ का। हमेशा रोमांशा ने अपनी माँ की नज़रों में इसी मासूम रोमियो को ही देखा। रोमांशा तो वो दुनिया वालों के लिए था, अपनी माँ का तो आज भी वो मासूम रोमियो था जो हर परेशानी को अपनी माँ से इसलिए छुपाता कि कहीं माँ की आंख नम ना हो जाए। मगर माँ की नज़र भर भी समझ जाती थी कि उसका बेटा परेशान है। बिन बोले समझने वाली हस्ती आज हमेशा के लिए उससे दूर जा रही थी। मानूर यार, आज मत जाओ ना, आज ही तो मैं आई हूँ। मानूर की तैयारी देखकर बिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यार मेरे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जाना ज़रूरी है। मानूर बैग में अपने कपड़े डालते हुए वापस लाहौर जाने की तैयारी कर रही थी। क्या यार बस करो, अब पढ़ाई को कितना दिल करता है मेरा तुम्हारे साथ रहने को, बातें करने को। मैं घर में बोर हो जाती हूँ, बिया नाराज़ मुंह बनाकर कह रही थी। वैसे यार नाराज़ होने का जवाब तो नहीं बनता, लाला तो घर में ही होते हैं। अब ज़रा अपनी दोस्ती लाला के साथ बढ़ाओ। लड़की मानूर ने बढ़ाओ लड़की, मानूर ने कंधा मारते हुए अपने लाला का नाम लेकर बिया को मजाक किया। हूँ, तेरे लाला का सवाई लड़ाई करने की और रात को छाता है। जब भी मुंह खोलता है जहर ही उगलता रहता है। दोस्ती क्या खाक करूँ उससे? तू लाला पर ये राज खोल दे कि तुम लाला को बहुत प्यार करती हो, उसके बाद तो लाला मुंह से जहर उगलना छोड़ देगा। बिया खुरम से बहुत प्यार करती थी, इस बात का मानूर को बहुत अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो अक्सर उसकी टांग खींचती रहती। तुम अपना मुंह बंद रखा करो मानूर, मैं कोई तुम्हारे लाला से प्यार व्यार नहीं करती। बिया हमेशा इस तरह से इनकार कर देती कि वो खुरम से प्यार नहीं करती, जबकि उसकी आंखें साफ बताती थी कि वो खुरम को कितना चाहती है। हाय मैं सदके जाऊं, पहले अपनी ये लाल गुलाबी होती गाल तो देख, जिस पर मेरे लाला के प्यार का रंग निखर कर नजर आता है। कम से कम झूठ तो वो बोला कर या जिसको दिल की तस्लीम भी कर ले। तू मेरे लाला से बहुत प्यार करती है, ये बात तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। नहीं जानता तो सिर्फ मेरा लाला नहीं जानता। बिया अपने दिल की बात जाके लाला को बोल। मेरा लाला दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है। जब तुम्हारी मोहब्बत उसको मिलेगी तो मेरा लाला शहद की तरह मीठा हो जाएगा। हर बहन की तरह महानूर भी अपने भाई की तरफदारी कर रही थी। चल तू जाने की तैयारी कर और दादी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुन ना ले। इस बात के डर से बिया बात को ख़त्म करते हुए उसका ध्यान तैयारी पर करके उसके साथ कपड़े बैग में डलवाने लगी। बिया मेरी बातों पर गौर करना, भाई को एहसास दिलवाओ कि तू उससे बहुत प्यार करती है। अच्छा दादी अम्मा, दिलवा दूंगी एहसास। अब तुम जाने की तैयारी करो। एक तो ताया अब्बा और ताई अम्मा को भी साथ लेकर जा रही है। घर में कितनी वीरानी होती है, उसके जाने से तुझे एहसास भी है। भैया अम्मा और अब्बा को मैं नहीं साथ लेकर जा रही, वो तो अम्मा साईं के जोड़ों में जो दर्द रहता है उसके लिए अब्बा साईं अम्मा साईं को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। ये जो जोड़ों के दर्द से हर वक्त उठते बैठते रोती रहती हैं। अब्बा साईं कहते हैं कि शहर में अच्छा डॉक्टर है, वहाँ जाकर अम्मा के कुछ टेस्ट करवा के अच्छी तरह अब इलाज हो जाएगा। और वैसे भी अब्बा साईं कह रहे थे कि इंशाल्लाह वो रात तक वापस आ जाएंगे। मानूर पुत्र, अब आ भी जाओ, कितनी देर लगानी है? चौधरी साहब की आवाज़ पर ना मानूर अपनी बात को बीच में छोड़ते हुए अपने बैग उठाकर बिया से मिलकर जाने लगी। बिया धी, ध्यान से रहना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रात तक वापस लौट आए। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने कमरे में बैठना। बिया की ताई से गले मिलते हुए ताकीद करके मानूर को लेकर शहर रवाना हो गई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।